नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी कभी इंसान भीड़ में भी अकेला हो जाता है, अपने ही विचारों से घबराने लगता है, भ्रम और वास्तविकता में फर्क करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। इसी मानसिक संघर्ष का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी स्थिति जिसे लेकर कई प्रश्न मन में उठते हैं। क्या ये वाकई कोई बीमारी या रोग है या फिर कुछ और? क्या इसका इलाज संभव है? इसकी पहचान कैसे हो और कैसे उस व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जाए जो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त है? आज हम बात करेंगे विस्तार से और सुलझाएंगे इसके कुछ अनसुलझे, अनकहे, अनदेखे पहलू विशेषज्ञों के साथ, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसे लेकर कई भ्रम सभी लोगों के मन में है। यहाँ वहाँ की बातें सोचकर आसान विकल्प ढूंढते हुए अक्सर इलाज में देर होती है और व्यक्ति के रोग की गंभीरता बढ़ती जाती है। कैसे स्किज़ोफ्रेनिया को सही और बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, इलाज के क्या विकल्प हैं और क्यों आवश्यक है कि इसकी पहचान जल्द हो और जल्द इलाज शुरू करवाया जाए, ये तमाम बातें आज विशेषज्ञ आपको बताएंगे टोटल हेल्थ में। आज है वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। आपको ये भी समझाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है इसके विषय में जागरूक होना, इसके लक्षणों को लेकर सतर्क रहना, क्योंकि अक्सर जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया से प्रभावित होते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो रोगग्रस्त हैं। इसलिए उनके आसपास यानी परिवार के जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि स्किज़ोफ्रेनिया को पहचानें। क्या स्किज़ोफ्रेनिया और स्प्लिट पर्सनैलिटी एक ही अवस्था है या इनमें कोई अंतर होता है? स्प्लिट पर्सनैलिटी का नाम काफ़ी लोगों ने सुना है, लेकिन क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया की अवस्था से भिन्न है? क्या अवस्था होती है स्किज़ोफ्रेनिया की और किस तरह से इसको पहचाना जा सकता है? क्या तनाव यानी स्ट्रेस स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रिगर कर सकता है? क्या इसकी गंभीरता को बढ़ा सकता है? क्या लक्षणों को उत्पन्न कर सकता है? ये हम समझेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी क्या अपनी बीमारी की पहचान और इसकी समझ कर पाते हैं, यानी अगर व्यक्ति इससे प्रभावित है तो क्या उसे खुद ये पता चलेगा कि उसको ये रोग है या उसके साथ कुछ असामान्य स्थिति हो रही है। बहुत से लोग इसे ये समझते हैं कि ऊपरी हवा का साया है, इसलिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। ऐसा करना कितना बड़ा खतरा बन सकता है और किस तरह से रोगी की जटिलताओं को बढ़ा सकता है। सैलेड शब्द का प्रयोग किया जाता है अक्सर। इस रोग के लिए इस शब्द का अर्थ क्या है और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ इसका क्या संबंध है, यानी किस तरह की अवस्था और लक्षणों को सैलेड वर्ड की तरह यूज किया जाता है, ये हम आपको समझाएंगे विशेषज्ञों के माध्यम से। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसमें किस तरह के लक्षण रोगी दिखाई दे सकता है, यानी उसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, क्या होता है इसका प्रभाव। और पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया ये क्या अवस्था होती है? क्या सभी रोगियों में एक ही तरह के लक्षण होते हैं? हेलुसिनेशंस कितनी आम है, यानी वो चीजें दिखाई देना या सुनाई देना जो वास्तविकता में है ही नहीं। क्या ऐसा वास्तविकता में होता है, यानी जो रोगी है उसको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे सकती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपको विशेषज्ञ समझाएंगे। जो इसके लिए दवाएं यूज की जाती हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, कितनी प्रभावी हैं? क्या उसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनका एडिक्शन हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, विशेषज्ञ आपको समझाएंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि इलाज में नई रिसर्च क्या हो रही है और आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है। किस तरह के सकारात्मक शोध और उनके परिणाम रोगियों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उन लोगों के जीवन को जो स्किज़ोफ्रेनिया से प्रभावित हैं। और साथ ही ये भी कि स्किज़ोफ्रेनिया रोगी में योग और ध्यान यानी मेडिटेशन कितना सहायक, कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ये तमाम बातें होंगी आज टोटल हेल्थ में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि दरअसल ये मानसिक अवस्था या मानसिक बीमारी या मानसिक रोग जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, ये दरअसल है क्या और क्या होता है इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उसके पूरे जीवन पर। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी से प्रभावित व्यक्ति को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वास्तविकता में मौजूद नहीं होती।
स्किज़ोफ्रेनिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण अधिकतर युवा अवस्था में ही नजर आते हैं। शुरुआती संकेतों में लोगों से दूरी बनाना, खुद में खोए रहना, असामान्य बातें करना और भावनात्मक बदलाव शामिल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति में ये मनोविकृति है, यदि उसका सही समय पर उपचार न किया जाए तो रोग की गंभीरता बढ़ सकती है। प्रारंभिक उपचार से जटिलताओं को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। कई लोग डर और शर्म के कारण इलाज में देर करते हैं, जिससे स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। सही दवाओं, थेरेपी और परिवार के सहयोग से स्किज़ोफ्रेनिया से प्रभावित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बड़ा बदलाव दिखाई दे, वो खुद से बातें करने लगे, कटा-कटा सा रहे या भ्रम की स्थिति में रहे, तो आवश्यक है कि तुरंत एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें, उससे परामर्श लें और रोग की पहचान होने पर इसका सही और जल्द उपचार लिया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ऐसा लगता है कि खुद से अनजान हूँ मैं, अपनी ही अजनबी सी आंखों का एक अनसुलझा ख्याल हूँ मैं। ऐसा उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्किज़ोफ्रेनिया से प्रभावित हो। इसको लेकर बहुत सी गलत धारणाएं हैं जो बड़ी बाधा बनती हैं, न सिर्फ इस रोग की पहचान में बल्कि उस व्यक्ति के विशेषज्ञ तक पहुंचने में। तो आज विशेषज्ञों को हमने यहाँ बुलाया है अपने स्टूडियो में आप तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए कि दरअसल स्किज़ोफ्रेनिया किस तरह की अवस्था है और इसका सामना कैसे किया जा सकता है। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता सूद, प्रोफेसर साइकेट्री फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। Currently, she is president-elect of Indian Association for Social Psychiatry. Formerly, she has worked as major in Army Medical Corps, Armed Forces of India for over 10 years, and formerly she was president of Indian Psychiatric Society, North Zone. She has played a significant role in improving curriculum in community psychiatry and has been awarded for his exemplary work. बहुत स्वागत है डॉक्टर ममता सूद आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम साई रमेश, प्रोफेसर साइकियाट्री, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। He has over 27 years of experience and his areas of interest are child psychiatry, autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, intellectual disabilities, and he is working for the mental illnesses and diseases for many years. बहुत स्वागत है डॉक्टर रमेश आपका। नमस्कार। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। हर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर adolescent and youth mental health, palliative care, self-harm, psychotherapy, training and supervision. She has been working for years, over 10 years in this field, and for the benefit of the persons who are affected with mental disabilities, mental problems. बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेरणा शर्मा आपका। थैंक यू। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा पेचीदा इसलिए है कि लोगों को लगता है कि जब भी किसी को मानसिक स्वास्थ्य समस्या होती है वो दरअसल समस्या नहीं है बल्कि कुछ और है, और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं कुछ आसान तरीकों को अपनाने में, जिसकी वजह से जो वास्तविक रोग है वो जटिल हो जाता है और उसकी गंभीरता बढ़ जाती है, और इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति जो इस रोग से प्रभावित है उसे झेलना पड़ता है बल्कि उसका परिवार, उनका जीवन भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इसलिए सही जानकारी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज टोटल हेल्थ के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न में ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उस दुश्मन को जो अनदेखा, अनजाना सा लगता है और कब वार करता है ये खुद उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता जो इससे प्रभावित होता है। सबसे पहले डॉक्टर ममता सूद आपसे जानना चाहेंगे, आज है वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे, कितनी अहम भूमिका या इम्पोर्टेंस आप मांगती हैं कि लोगों को इसके विषय में जागरूक किया जाए जिससे वो सही समय पर एक सही अच्छे विशेषज्ञ तक पहुंच सकें?
धन्यवाद। आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे 24 मई को हर साल मनाया जाता है। इसका मनाने का कारण ये है कि ये बीमारी बिल्कुल मानसिक बीमारियों में भी बिल्कुल छुपी हुई रहती है। लोगों के इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर जानकारी है भी तो इतनी ज़्यादा शर्म, स्टिग्मा होता है कि लोग हेल्प के लिए आगे नहीं आते हैं। तो इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, ये बीमारी पहचानी जा सकती है, इसका इलाज संभव है और इलाज बहुत सस्ता इलाज है। दवाइयाँ बहुत कम दवाइयाँ और बहुत सस्ती दवाइयाँ के साथ इसका इलाज संभव है। थोड़ी सी थेरेपी हम साथ में, जिसे हम साइको एजुकेशन कहते हैं, अगर वो साथ में हो तो इलाज संभव है। जो सबसे बड़ी बात है, जो हमने अपने हमेशा एक्सपीरियंस में देखा है, कि इलाज के साथ साथ मरीज़ अपनी ज़िंदगी जी सकता है एक नॉर्मल इंसान की तरह। तो इस डे का ये महत्व है कि मरीज़ के लिए एक आशा है कि ये बीमारी के लक्षण हैं, ये इलाज है और आप अपनी ज़िंदगी को उसी तरह जी सकते हैं जिस तरह इस उम्र में या जिस उम्र के आप हैं आपको जीना चाहिए। जी, थैंक यू। और इसीलिए आवश्यक है कि हम समझ लें कि दरअसल यह अवस्था क्या है। डॉक्टर रमेश, अगर अपने देश की बात की जाए, कितनी आम है यह अवस्था और किस एज ग्रुप को अधिकतर प्रभावित करती है? क्या लक्षण शुरुआती दौर में ही आ जाएंगे, यानी अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है तो बचपन से ही उसमें लक्षण दिखेंगे? तो ये माना जाता है कि ये पूरा वर्ल्ड में कहीं रिसर्च हो चुका है इसका ऊपर, और हम ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन मे बी हैविंग दिस प्रॉब्लम। मतलब 100 में एक बंदा को ये बीमारी होने का संभावना है। और अपना देश में भी बहुत सारे रिसर्च हो चुका है, लगभग उसी रेंज में हम भी देखने को मिला है अपना देश में भी। और ज़्यादातर ये बीमारी युवाओं को हो जाता है, जनरली एडोलेसेंट्स, लेट एडोलेसेंट्स में, यानी तो अर्ली 20s में शुरू होने का संभावना ज़्यादा रहते हैं। और ख़ासकर बच्चों में जब शुरुआत में एडोलेसेंट्स में जब शुरू होता है तो वो ज़्यादातर बाद में भी ये बीमारी को देखने को मिलता है। जी डॉक्टर प्रेरणा, ये समझ लेना आवश्यक है कि ये वाकई एक तरह की समस्या है। क्या लोग वाकई ऐसा मानते हैं, यानी जागरूकता का क्या स्तर देखती हैं आप, और कौन सी वो बातें हैं या कौन से पॉइंट्स हैं जो लापरवाही हो या इग्नोरेंस कहें, जिसकी वजह से ये जो डिले है कि व्यक्ति सही जगह या विशेषज्ञ तक पहुंचता ही नहीं है, क्या कारण बनते हैं इसका? जी किरण, ये माना गया है कि ट्रीटमेंट गैप इंडिया में मेंटल इलनेस को लेकर, स्पेशली सिवियर मेंटल इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया एक सिवियर मेंटल इलनेस कैटेगरी में आता है, वो 85 to 90% है। माने 90% ट्रीटमेंट गैप है, लोग सामने नहीं आते हैं मदद लेने के लिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे डॉक्टर ममता ने भी बताया कि ट्रीटमेंट गैप की वजह सबसे बड़ी एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा होने के कारण लोग सोचते हैं कि किसी को अगर एक साइकोलॉजिकल बीमारी है या मेंटल इलनेस है, उसको अलग थलग या छुपा कर रखा जाए, उसके प्रति एक शर्म महसूस होती है और उससे नॉन एक्सेप्टेंस, समाज में नॉन एक्सेप्टेंस आती है। उसकी वजह से ट्रीटमेंट गैप बढ़ता चला जाता है। लेकिन वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे जैसे अगर दिन हम सेलिब्रेट करें तो अवेयरनेस, जैसे हम मीडिया के द्वारा उन जागरूकता फैला रहे हैं, उसी तरह से स्टिग्मा भी डिक्रीज़ हो सकता है। वो एक कारण है जिसकी वजह उससे हम मदद ले सकते हैं और इस माध्यम से जो है उसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। जागरूकता की तरफ अगर हम जाएंगे तो अवेयरनेस और सोशल एक्सेप्टेंस दोनों आ सकता है, ताकि वो हेल्प सीकिंग, जिसे हम साइकोलॉजिकल टर्म में हेल्प सीकिंग बिहेवियर कहते हैं, वो इंक्रीज हो सकता है और ट्रीटमेंट गैप रिड्यूस हो सकता है। सो सबसे पहला कारण स्टिग्मा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है और लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। ये सब अगर हम एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और कम्युनिटी में जागरूकता फैलाते हैं, तब इस स्किज़ोफ्रेनिया जैसी नहीं, मेंटल इलनेस, किसी भी तरह की मेंटल इलनेस के लिए हम थोड़ा सा एडवोकेसी करें
तो ट्रीटमेंट गैप रिड्यूस हो सकता है। जी, और अज्ञानता को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रश्न पूछना। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास कार्यक्रम के शुरुआत में ही आने लगे हैं। डॉक्टर ओम साई, सुनील जी का एक ईमेल है, वो ये पूछ रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में दरअसल दिमाग में होता क्या है। सारी ही मेंटल इलनेसेस की बात कर लेते हैं, क्या ये भी आप मानेंगे कि जब भी मेंटल इलनेस, क्योंकि उसके लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए व्यक्ति को लगता है कि मामूली सी बात है, तो विशेषज्ञ के पास क्यों जाना? हाँ, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली ये एक मनोरोग है, और जैसे मनोरोग होता है तो बेसिकली ब्रेन में कुछ चेंजेस होता है। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसमें ऊपर नीचे होने की संभावना होता है, और उसी कारण की वजह से ये मनोरोग होता है। एंड बेसिकली जैसे दूसरा मनोरोगों में भी ऐसे चेंजेस होता है। ज़्यादातर डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, और उस कारण की वजह से ये बीमारी होता है। और बाहर से जब देखते हैं तो बंदे में कुछ ज़्यादा आपको बदलाव दिखता नहीं है, कुछ चेंजेस दिखता नहीं है, और लोगों को ऐसा गलत फहमी हो सकता है कि वो बंदा को कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस होता है। उसके कारण की वजह से बहुत सारे लक्षण बाहर दिखाई देता है, जैसे कि बाद में हम डिस्कस करेंगे, डेल्यूजन्स है, हेलुसिनेशंस है, और उनका बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है। तो ये सारे चीज़ आपने को देखने को मिलता है। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से, कुछ और पहलुओं को सुलझाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्किज़ोफ्रेनिया के विषय में हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ बिहार से फ़ोन लाइन पर संजीवन कुमार जी हैं, जिन्होंने कॉल किया है। संजीवन कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया एक आनुवांशिक रोग भी है मैम? जी। और मैम, इस रोग में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और क्या एंग्जाइटी भी इसका एक कारण है क्या मैडम? जी, 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। पहला सवाल डॉक्टर ममता कि क्या इसका फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स से कुछ संबंध है, क्या कहना चाहेंगी? ये ना बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जब मरीज़ सबसे पहले आते हैं या बीमारी होती है तो परिवार वाले सभी के मन में ये विचार आता है कि हमें ये बीमारी हुई क्यों। तो इसके लिए जो आप तीनों सवालों का ये जवाब है कि जो ये बीमारी है ये किसी एक कारण से नहीं होती। तो इसमें कुछ कारण रिसर्च में मिले हैं, जैसे कि ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स या रसायनों में बदलाव आना, कोई चेंज आना, या जैसे आपने पूछा कि जेनेटिक्स का या फैमिली हिस्ट्री बीमारी की है, क्या उसका रोल है। तो ऐसा पाया गया कुछ मरीज़ों में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, पर कुछ मरीज़ जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं भी होती उनमें भी ये बीमारी हो जाती है। तो तीसरा कारण होता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, जैसे प्रेगनेंसी हुई मदर की, उस वक्त खाने को ठीक नहीं मिला, या कॉम्प्लिकेशंस हुए, या कोई इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी रीज़न्स हैं, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल, इन द ब्रेन ऑल्सो, कि स्ट्रेस वगैरह अगर किसी को इस बीमारी के होने का उसके शरीर में अंदाज़ा है, तो अगर स्ट्रेस है तो वो उसको बीमारी उसको हो सकती है। तो ये सब लोग मिलजुल के ही बीमारी का कारण बनते हैं। सिर्फ एक कारण या एक ऑर्गन उसके वजह से ये होता है, ये कहना मुश्किल है रिसर्च में। सभी मिलके बहुत कॉम्प्लेक्स वे में
इस बीमारी को करते हैं। जी, यहाँ पे ये और समझा दीजिए डॉक्टर ममता कि इन्होंने कहा कि कहाँ पर यानी कौन से ऑर्गन पर प्रभाव होता है। यहाँ हम पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल जो व्यक्ति है वो प्रेजेंट कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति को शायद स्वयं नहीं समझ आता कि उसको कोई समस्या हो रही है। तो पता कैसे चलेगा सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं जो परिवार के या आसपास के जिन लोग हैं वो ये जान जाएं कि कुछ चिंताजनक है या कुछ अनयूजुअल है। तो ये 2 प्रश्न हैं आपके। जो पहला प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि सब पूछते हैं कि ये बीमारी कहाँ होती है। ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के जो मैं बोल रही हूँ या मैं जो हाथ हिला रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, ये सब कुछ काम मस्तिष्क का ही है। हमारा जो माइंड है, जो मस्तिष्क से ही माइंड के फंक्शन होते हैं। माइंड के फंक्शन जैसे देखना, कोई हमें एक्सपीरियंस हुआ उसकी सेंस बनाना, कोई काम प्लान करना, ये सब चीज़ें माइंड के फंक्शन हैं। जो स्किज़ोफ्रेनिया है तो ऑर्गन उसका ब्रेन ही है, पर ये बीमारी ब्रेन से जो फंक्शंस, माइंड वाले फंक्शंस हैं, उनकी बीमारी है ये। तो ऑर्गन ब्रेन है और इसके लक्षण जो हैं वो डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन्स का मतलब ये होता है कि मरीज को शक वहम हो जाता है। शक वहम का मतलब ये, और वो बेबुनियाद होता है कि शक ये हो गया कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरे अमुक का कैरेक्टर ख़राब है, या मेरे खाने में जहर मिला हुआ है, या एलियंस जो हैं मुझे कंट्रोल करते हैं। तो ये वहम होता है और इसका कोई बुनियाद ही नहीं होती है। एक ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा होता है आवाज़ें सुनाई देना या दिखाई देना जो वहाँ ना हो। तीसरा होता है जो डॉक्टर साहब, जो किरण जी पूछ रहे थे कि सैलेड वाला, कि दिमाग में थिंकिंग जो है वो उथल पुथल हो जाती है। जैसे मेरी थिंकिंग या आपकी थिंकिंग ऐसे ना, आप एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका एक के बाद एक सेंस बना रहा है, मतलब सिंक्रोनाइज्ड होगा। हाँ, सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो दिमाग में जो थिंकिंग होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, तो वो भी हमें दिखाई देता है। तो जब वो एक्सट्रीम फॉर्म में होती है तो ये लोग हमेशा पूछते हैं, तो जो हम सोचते हैं वो हमें पता तो सिर्फ बोलने से चलता है ना। तो सैलेड का मतलब ये है कि थिंकिंग इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है कि जो एक शब्द के बाद दूसरा शब्द है वो आपस में मिल नहीं रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, उसको हम वर्ड सैलेड कहते हैं। तो वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है, बहुत कम दिखाई देता है। तो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग जो कि बिहेवियर में आपको दिखाई दे सकती है, जैसे अपने आप से बोलना, अपने आप से हंसना, ऐसे लगना कि जैसे आप किसी से बातें कर रहे हो। तो ये तो कुछ लक्षण हैं, पर इनके साथ साथ कुछ इमोशनल लक्षण भी होते हैं। आपने पूछा एंग्जाइटी बहुत कॉमन होता है, उदासी भी हो सकती है। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, एंग्जाइटी, उदासी, स्ट्रेस। साथ में खाना पीने में प्रभाव पड़ सकता है, नींद गायब हो जाती है, नहाने धोने की सुध खत्म हो जाती है। ऑल्सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लोगों से आपका कटाव हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो करना छोड़ देते हो। काम पे जाना जनरली, काम का मतलब लोग हमेशा ये समझते हैं कि बाहर काम पे जाना, वो नहीं, सिर्फ काम पे जाना। हाउसवाइफ है तो उसका अपना काम, स्टूडेंट है का पढ़ाई का काम है, तो हर चीज वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। जी, तो न सिर्फ टोटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। न सिर्फ व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदलता है, उसके साथ कई तरह की और समस्याएं शुरू हो सकती हैं। भ्रम और वास्तविकता में फर्क ही नहीं रहता, उसे समझ नहीं आता कि सच क्या है, वास्तविकता क्या है और भ्रम क्या है। बहुत ही कठिन और जटिल सिचुएशन है और इसीलिए आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ से ये समझ लिया जाए कि इस तरह के कोई असामान्य लक्षण हो रहे हैं तो कितनी चिंता की बात है और कहीं ये स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है। उत्तर प्रदेश से हमारे पास एक कॉलर है, हिमांशु जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे?
फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या अवस्था है और क्या है इसका समाधान, आज हम विशेषज्ञों से समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं हिमांशु जी। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हिमांशु जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल पूछें। हाँ जी जी। मैंने अभी बताया था हिमांशु जी की आवाज साफ नहीं पहुंच रही है। हिमांशु जी, टीवी अगर आपने बढ़ाई हुई है उसकी आवाज तो कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी 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 मेरा सवाल ये है कि जो मैम ने अभी बताया था डॉक्टर ने कि सिजोफ्रेनिया मतिभ्रम हो गया या किसी को कुछ आवाजें सुनाई देना या परछाइयां दिखाना, यही सेम सिम्टम है। मेरे सामने एक पेशेंट है अभी वर्तमान समय में जिसको ये सब महसूस होते हैं। उसको क्या, उसके शरीर में अकड़न भी आती है, उसको परछाइयां दिखती हैं जी, और वीकनेस तो है ही उसकी बॉडी के अंदर। क्या ये सारे लक्षण जो है सिजोफ्रेनिया के हैं, मतिभ्रम होना, या कभी कभी भाग जाता है, सोते सोते भागेगा? एज कितनी है इनकी, जिस पेशेंट की, जिस जी हिमांशु जी, इनकी एज कितनी है? एज होगी 25 to 30 के बीच में। डॉक्टर रमेश, क्या करना चाहिए इनको? अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है बट लक्षण वही है जो हम बात कर रहे हैं। जैसे मैडम ने अभी अभी बताया, डॉक्टर ममता जी ने, बहुत सारे लक्षण आपका पेशेंट में भी देखने को मिल रहा है, लग रहा है। तो अपन ऐसा थोड़ा अच्छा समझने के लिए एक मॉडल होता है, उसमें ये कहा जाता है कि ये जो सिम्टम्स, पूरा लक्षण जो है 3 डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉजिटिव सिम्टम्स कह सकते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स कह सकते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स कह सकते हैं, जो मैडम ममता ने काफ़ी विस्तार में बताया था। पॉजिटिव सिम्टम्स में डेल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस होता है, और नेगेटिव सिम्टम्स में जैसे काम नहीं करना है, ड्यूटी पे नहीं जाना है, जो करने के लिए इंटरेस्ट होता था वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहना, ये इसको कहते हैं कि नेगेटिव सिम्टम्स। और तीसरा विभाग ये होता है कि बेसिकली कॉग्निटिव सिम्टम्स, मतलब किसी चीज़ पे फोकस नहीं रहना, अटेंशन का प्रॉब्लम रहता है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर ये तीनों लक्षण अगर एक बंदे में दिख रहा है तो शायद हम सस्पेक्ट करना चाहिए कि बंदा को स्किज़ोफ्रेनिया हो भी सकता है। तो जैसे आपका मरीज में ये सारे लक्षणों में कुछ दिख रहा है तो तुरंत तो आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर जाना चाहिए, असेसमेंट कराना चाहिए। अगर बीमारी कंफर्म हो जाता है तो तुरंत तो दवाई का शुरू करना चाहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ। हिमांशु जी, अपने पेशेंट को तुरंत प्रभाव से एक विशेषज्ञ के पास ले जाइए और समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं कीजिए, क्योंकि इससे स्थिति और ज़्यादा विकट हो सकती है, बिगड़ सकती है। हमारे साथ मिस्टर जायसवाल हैं भोपाल से फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरे बेटे को 2011 से 2006 के बाद, और उसमें उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोला था जी। फिर उसके बाद हम निमेंस दिखाए थे 2011 में, वहाँ उन्होंने कहा कुछ नहीं है। फिर इबास दिल्ली में उसको 2015 में भी दिखाया, वहाँ पर एडमिशन था। पीजीआई के डॉक्टर जी जो उस समय वहाँ आए थे, उन्होंने इलाज भी किया, 2 दवाएं भी बोली कि उसके बाद ठीक हो जाएगा। वो दवाएं चलती रही, फिर उसके बाद प्रॉब्लम ज्यादा हुई। अभी 1 साल पहले हमने भोपाल के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ओसीडी बताया, इसको ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसकी दवा कर रहे थे। अभी 1-2 महीने पहले वो कहते साहब इसको सिजोफ्रेनिया है, इतनी दवाएं खिला रहे हैं, सब कुछ है, और 35 साल उम्र हो गई है, बहुत परेशानी में हूँ जी। और 2 साल पहले समस्या शुरू हुई थी? नहीं, समस्या तो इसकी 2011 से चल रही है। डॉक्टर ममता, क्या बताना चाहेंगी? अब बहुत ही जो है जटिल परिस्थिति है कि आइडेंटिफाई ही ना हो पाए कि दरअसल समस्या क्या हो रही है, क्योंकि शायद जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके लक्षण ओवरलैपिंग भी होते हैं। क्या कहना चाहेंगी? तो ये जायसवाल जी, इसमें समझ में ये आ रहा है कि बीमारी जो है वो रूप बदल रही है। तो सबसे पहले जो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा वो ये रहेगा कि जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो आई थिंक इसको दोबारा से सही तरीके से देखने की ज़रूरत है। ये सवाल सब मरीज़ों के मन में होता है कि साइकेट्रिस्ट करते क्या हैं। तो जो हिस्ट्री, प्रॉपर इसकी हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करके, एग्जामिनेशन में फ़िज़िकल और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके इसका डायग्नोसिस दोबारा से बनना चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाइपोलर डिसऑर्डर है,
एक टाइम ओसीडी है, एक टाइम स्किज़ोफ्रेनिया है। तो हर बीमारी का इलाज अलग से होता है। हमारे सिम्टम्स, जैसे किरण जी ने कहा, ओवरलैपिंग हो सकते हैं, पर हमेशा एक डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। कई बार एक मरीज़ को 2 या 3 डायग्नोसिस भी होते हैं। तो सबसे पहली सलाह ये रहेगी कि डायग्नोसिस ठीक से बने। अगर बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया है तो मेन इलाज दवाई का और थेरेपी में, दवाइयाँ एंटीसाइकोटिक्स हैं। अगर ओसीडी है तो दवाइयाँ एसएसआरआईज, एंटी डिप्रेसेंट्स डोज में हैं, किसी डोज में देना है। और बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मूड स्टेबलाइजर्स दवाइयाँ देनी है। किसी मरीज़ को तीनों भी हो सकते हैं, तो पर वो डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये तो दवा डायग्नोसिस की बात हुई, दवाइयों की बात हुई। जो तीसरी बात जो सब भूल जाते हैं और जो हम सब लोग कम करते हैं, वो ये है कि जैसे ही मरीज़ ठीक हो तो उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लाना है। बीमारी की वजह से उनसे चीज़ें छूट जाती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की होती हैं, जैसे खाना पीना, बाज़ार जाना, सामान खरीदना, लोगों से मिलना, फैमिली डिस्कशंस में भाग लेना, या छोटा मोटा काम सीखना, काम करना। तो वो भी तीसरा एक बड़ा भारी स्तंभ होता है इलाज का, वो ज़रूरी है जी। और वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति विशेषज्ञ के पास जाए, सही इलाज ले। लेकिन बाधक जो है उसमें बन जाती हैं। डॉक्टर प्रेरणा, किस तरह से समझाना चाहेंगे, कितना मुश्किल होता है सबसे पहली बार जब व्यक्ति को बताया जाता है कि उसे ये समस्या है? एक तो एक्सेप्टेंस वाली बात कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है और इलाज से ठीक हो जाएगा, कितना उसको चैलेंजिंग लगता है एक विशेषज्ञ के पास जब पेशेंट जाता है, उसको समझा पाना कि समस्या तो है पर ठीक हो सकती है। जी, सिर्फ पेशेंट ही नहीं, यहाँ पूरा परिवार उसको डील कर रहा है। तो एक फैमिली एजुकेशन पूरे परिवार को, जो उसके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, जो उसका ख्याल रखते हैं, इमीडिएट उसके परिवार में उसके साथ रहते हैं, उनको इस बीमारी के बारे में साइंस एंड सिम्टम्स उनके, जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किए कि क्या हो सकते हैं, क्या बीमारी के लक्षण हैं, वो जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा है। अगर उसे शक वहम की, इसे हम शक वहम की बीमारी कहते हैं आम भाषा में, अगर ये है तो वो जानकर नहीं कर रहा है, ये एक बीमारी का हिस्सा है। ये समझाना, सबसे पहले तो फैमिली के ही मिथ्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि फैमिली जब समाज में बाहर निकले तो उसको अलग थलग नहीं, उसको आइसोलेट करके नहीं, उसको इंक्लूड करके निकले। फ्रॉम आइसोलेशन टू इंक्लूजन, ये हमारा मोटो रहता है। तो अल्टीमेट गोल अगर हमारा इंक्लूजन है, रिहैबिलिटेशन है, तो सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस और उन्हीं की जो धारणाएं हैं, उसको किस तरह की धारणाएं हैं एक मेंटल इलनेस को लेके या स्किज़ोफ्रेनिया को लेके, वो बहुत तसल्ली से उनकी सारे मिथ्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। साइको एजुकेट करना, इस बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या हाइज एंड लोज आ सकते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग सिम्टम्स शो कर सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आज जो सिम्टम है वो कल भी उसी मात्रा में, उतनी ही सिवेरिटी में रहे और उतने ही सारे सिम्टम्स रहे। तो जो हाइज एंड लोज ऑफ दैट डिसऑर्डर, वो किस किस रूप में, क्या क्या रूप चेंज कर सकता है, वो सब समझाना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इफ आई कैन ऐड टू व्हाट मैडम हैज सेड, तो एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि बीमारी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने से ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट कर देते, और कभी कभी थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, बट लेकिन आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि इंडिविजुअल को और फैमिली मेंबर्स को पूरा लक्षण बताना पड़ता है, और क्यों हुआ ये भी बताना पड़ता है, और डायग्नोसिस भी बताना पड़ता है, और ट्रीटमेंट के बारे में भी बताना पड़ता है, कितना लंबा समय तक दवाई देना पड़ता है वो भी बताना पड़ता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है ये भी बताना पड़ता है। अगर अपन सारे डाउट्स क्लियर करें, शायद परिवार और इंडिविजुअल ये बीमारी को एक्सेप्ट भी करते हैं। यानी पेशेंट जो है, उसकी फैमिली जो है, उनकी जिज्ञासाओं को, उनके प्रश्नों को सुना जाए, उसे दूर किया जाए, जो मिथ्स है उसे लेकर उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार हो और उसका जवाब उन्हें मिले। ऐसा एक कॉल है हमारे पास राजस्थान से, धीरम पाल जी हैं जिन्होंने प्रश्न पूछने के लिए और जानकारी के लिए फोन किया है। बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? धीरम पाल जी, पूछिए सवाल।
शायद उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। डॉक्टर ममता, एक ईमेल है हमारे पास प्रोफेसर महाराज कृष्णन का। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया के साथ व्यक्ति को अन्य शारीरिक बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, इनकी संभावना बढ़ सकती है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया के लिए ली जाने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव या एडिक्शन उनसे हो सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं शारीरिक स्वास्थ्य की बात हमेशा मानसिक बीमारियों के रोगियों के बारे में ज़रूर करती हूँ। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम उनके फिज़िकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें। तो क्योंकि ज़्यादा जैसे लंबी बीमारी हो गई तो उससे मरीज़ जैसे बिस्तर पे ही है या खाने पीने का उसका ध्यान ठीक नहीं है, कुछ भी खा रहा है, तो या फिर हमारी कुछ दवाइयाँ जो हैं उनसे भी भूख ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से भी वेट गेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब बीमारियाँ इन मरीज़ों में जो स्पेशली गंभीर मानसिक रोग हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, इनको ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने ये बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। तो इसलिए इन मरीज़ों में फ़िज़िकल हेल्थ की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। वो उसका आसान तरीका ये है कि फ़िज़िकल जो हेल्थ है उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस, जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो साल में एक बार ज़रूर कराएं। दूसरा, फ़िज़िकली एक्टिव रहें। बहुत सारे मरीज़ आते हैं कि हम वो चलना नहीं चाहते हैं, चीज़ें करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी ये सजेशन रहती है कि 30 मिनट वॉक करना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, आप इकट्ठे नहीं कर सकते, आप हर घंटे में 5 मिनट चलिए। या आपके पास बाहर पार्क नहीं है घूमने के लिए तो कमरे में चलिए। जैसे कमरे में, एक कमरे की एवरेज लेंथ 12 फीट के करीब है। अगर आप 12 फीट उसमें चले तो 10 कदम हुए। अगर आपने 100 चक्कर लगाए तो आपको 1000 कदम हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि 1250 कदम हो तो 1 किलोमीटर हो जाता है। तो 15-20 मिनट में आपने अपने कमरे में ही 1 किलोमीटर चल रही है। तो चलना बहुत ज़रूरी है। सबसे आसान, मतलब आसान और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, पर चलने भर से ही बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा जो इसका पहलू है, एक तो फिज़िकल हेल्थ अपनी साल में एक बार ज़रूर दिखाइए किसी को। दूसरा, आप फिज़िकली एक्टिव रहें और उसका आसान तरीका। तीसरा, खाने में मैं सब मरीज़ों को ये बताती हूँ कि दिन में 5 या 6 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, भूख रख के खाएं। मेरे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में हमेशा होता है बिस्किट नहीं खाने हैं, रस नहीं खाने हैं, भुजिया नहीं खानी है, तेल घी नहीं खाना है, चावल आलू कम करना है। और खाना क्या है, भूख जब लगे, क्योंकि भूख लगती है, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, भूख लगती है तो ऐसा चीज़ें खाएं जिससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग लेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप भुने हुए चने छिलके वाले खाएं जब भूख लगे, स्प्राउट्स खाएं, सैलेड खाएं, और ये दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना, बार बार भूख रख के खाना खाएं जी। तो ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल हेल्थ को बेटर कर सकती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना ज़रूरी है और आपको पोषण कैसा मिल रहा है, यानी आप क्या खा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ऐसे में देखभाल करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर प्रेरणा, कितना महत्व होता है किसी केयर गिवर का जो रोल है, कितनी अहमियत है और उनको ट्रेन करना कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप? बिल्कुल, केयर गिवर मैं कहूँगी एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर 50% थेरेपी और मेडिसिन है तो 50% केयर, किस तरीके से घर में उस इंसान की देखभाल हो रही है। अब स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में इंसाइट कम होती है। इंसाइट यानी खुद की बीमारी समझने की जो क्षमता है वो शायद कम हो सकती है शुरुआती समय में, जब स्टेबलाइजेशन फेज नहीं आता है पेशेंट बीमारी में। तो केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट होता है। जितना हम केयर गिवर्स को एजुकेट करेंगे, हम थेरेपी में उनको को थेरेपिस्ट बोलते हैं, मानते हैं कि जिस तरह से हम क्लिनिक में 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय हमें बिजी ओपीडीज में मिलता है उतना हम जितना समझकर उनको हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन केयर गिवर जो है वो 24 घंटे उनके साथ रहता है। तो वो जो बीमारी है, जितना केयर गिवर्स उसको देख सकते हैं उतना कोई नहीं पहचान सकता। तो केयर गिवर्स आर इक्वली एन एक्सपर्ट इन द सेंस कि उनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस बीमारी का। नंबर 2,
क्योंकि एक्सपीरियंस है और वो 24 घंटे उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो केयर गिवर बर्नआउट बहुत ही रियल है जी, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक मेंटल इलनेस से ग्रस्त है। तो केयर गिवर बर्नआउट बहुत ज़्यादा नेचुरल है। तो ये हमारी एक एज क्लिनिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जितना हम पेशेंट की बीमारी को देखना, उसका ट्रैक करना ज़रूरी है, उतना ही केयर गिवर बर्नआउट की बात करना भी ज़रूरी है। तो अगर घर में 2, 3, 4 व्यक्ति हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो लगभग 2 से 3 व्यक्ति होने चाहिए कि एक परिवार में है जो उसको देख रहे हैं जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होनी चाहिए, उनको अपना भी ख्याल रखना चाहिए और कुछ समय बीमारी से हटकर उनको बिताना चाहिए। अपनी सोशल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअलिटी या जो भी वो अपने लिए करते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। एक सेल्फ केयर जिसे हम कहते हैं वो ज़रूर करना चाहिए, ताकि अगर केयर गिवर फिट रहेगा तो फैमिली फिट रहेगी, और फैमिली फिट रहेगा तो वो एनवायरनमेंट उस तरह का बनेगा जो हीलिंग को एनेबल कर सकता है। जी, तो जो व्यक्ति है जिसकी आप देखभाल कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी देखभाल भी करना ज़रूरी है, जिससे आप उसकी देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें। राहुल कुमार जी हैं हमारे साथ बिहार से फ़ोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं राहुल जी? जी नमस्ते मैडम, हमको डॉक्टर साहब से ये जानना है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, वो इस बीमारी से ग्रसित हैं जी। तो उनके हम लोग पटना में एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा इलाज करा रहे हैं लोग 2021 से कंटिन्यू। तो अभी तो लगभग वो सारे सिम्टम खत्म है, अपने डेली रूटीन के मैंने घर के सारे काम करते हैं जी। तो उसमें ये जानना है कि वो जो दवा है वो कंटिन्यू 4 साल से चल रहा है, तो मतलब वो डॉक्टर से बताते नहीं है कितना दिन चलेगा, कब बंद होगा, क्या होगा। एक एरीप MT30 करके जो दवा है वो कंटिन्यू 4 साल से लेकर अभी तक चल रहा है, तो ये बंद होगा या लाइफ टाइम चलेगा? डॉक्टर ओम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जैसे ही सिम्टम्स गए तो इस बात की चिंता कि दवा बंद कर दी जाए क्या? इन्होंने तो पूछा है, कुछ लोग अपने आप से दवा बंद भी कर देते हैं, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सबसे पहले तो राहुल जी, बहुत खुशी की बात है, आपका मरीज का लक्षण तो कम हो चुका है। अपन ये समझना जरूरी है, ये बीमारी अगर कितना जल्दी पहचान लिया था, क्या उम्र में पहचान लिया था, दवाई कब शुरू कर दिया था, और दवाई शुरू करने के बाद कितना जल्दी रिकवरी हो गया। 4 साल से कह रहे हैं कि दवा चल रही है और सिम्टम्स में अब काफ़ी फायदा है। हाँ, तो ये 4 साल का बीमारी का पीरियड जो है ये थोड़ा लंबा समय का है, तो इसीलिए लंबा समय के लिए दवाई देना पड़ता है। और जब हम देते हैं दवाई तो इसको ज़्यादा ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार शुरू करने से पूरा ज़िंदगी देना पड़ता है, वैसा नहीं है। और ज़्यादातर अगर सिम्टम्स कम हो जाता है और कोई रिलैप्स नहीं होता है और साइकोसोशली फिट हो जाता है, जैसे कि काम करना शुरू कर देते, घर का काम कर लेते और ड्यूटी जाना शुरू हो जाता है, तो सारी एरियाज़ में अगर इम्प्रूवमेंट दिखता है तो डेफिनेटली हम कम करने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। बट एक सलाह ये है कि जब भी आप कोई निर्णय लेता है तो डॉक्टरों को मिलना चाहिए और उनको पूछताछ करना चाहिए, उनका राय लेना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे दवाई कम करना चाहिए अगर कोशिश कर सकते। बट लेकिन ये इट हैज़ टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द साइकेट्रिस्ट। जी, एक और सवाल है, रंजना कुमार जी का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि लोगों में जानकारी कम है इसलिए बहुत सारी, कुछ लोगों को लगता है कि ये भूत प्रेत का साया है या कुछ और है, ऐसे में इसे समझाना कि वाकई बीमारी है कितना जटिल हो सकता है। डॉक्टर ओम, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है हमें अगर यहाँ वहाँ गए तो बहुत इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उनको कुछ राय भी इस तरह की मिलती है। तो सबसे पहले ये है कि जब आपको एक एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है तो लोगों का मन में विचार ऐसा रहता है कि भूत प्रेत का कारण की वजह से हुआ है, या नहीं तो किसी ने ऊपरी चक्री कर लिया, नहीं तो कोई दुश्मन है, ऐसा वाला सोच विचार अपना देश में, अपना कम्युनिटी में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। बट द सच्चाई ये है कि ये एक मानसिक बीमारी है और इसमें ऊपरी चक्री का कोई रोल नहीं है, और वहाँ पे जाने से बीमारी देर से पहचानने का संभावना रहता है, और देर से पहचानेंगे तो देर से दवाई भी शुरू हो जाएगा, तो देर से दवाई शुरू हो जाएगा तो पूरा तरह से ठीक होने का संभावना कम रहता है, और ज़्यादा सालों तक बीमारी रहने का संभावना भी रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट ये है कि वो रास्ते पे जाना जरूरी है नहीं है, बिल्कुल बंद करना चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके एक बार
चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप विशेषज्ञ के पास जाएंगे उतनी जल्दी लक्षणों को लेकर राहत आपके रोगी के पास आएगी, क्योंकि वहां से आपको सही इलाज मिल पाएगा। डॉक्टर ममता, बहुत सारे ऐसे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं भी होंगी जो इस समस्या से प्रभावित होती हैं। मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट महिला है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, क्या उस अवस्था में ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होगी? क्या दवाएं बंद करनी पड़ती हैं? किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो क्योंकि ये जो बीमारी है ज़्यादातर यंग अडल्ट्स में होती है, तो उस वक्त प्रेगनेंसी का भी टाइम होता है। तो इसमें अगर किसी महिला को, इसमें कुछ सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे किसी को बीमारी हुई और वो ठीक है, जैसे, तो फिर उस केस में हम प्लान्ड प्रेगनेंसी करके हम दवाइयों के बारे में सोच सकते हैं कि क्या हम उन्हें बंद कर सकते हैं। जो फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस वक्त बेबी के ऑर्गन्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो उस वक्त हम दवाई जो होता है, दवाई का हमें देखना पड़ता है। पर जैसे प्लान प्रेगनेंसी है तो हम, जैसे पहले एक कॉलर ने सवाल पूछा था कि 4 साल से हमारा मरीज ठीक है जी, और अब हम दवाई बंद करें या ना करें। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं वो हमें समझाते हैं कि हम दवाई बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है कि एज ऑफ ऑनसेट, कि बीमारी कब शुरू हुई। अगर वो छोटी उम्र में बीमारी शुरू होती है तो चांसेस है, हमें बेसिकली दवाई हम बंद क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि बीमारी दोबारा ना हो जाए, यही हमारा डर है ना। तो अगर छोटी उम्र में बीमारी है तो चांसेस हैं कि बीमारी दोबारा हो सकती है। अगर शुरुआत में बीमारी बहुत सिवियर रही है और बहुत लंबे समय तक, जैसे ठीक होते होते उसे 2-3 साल लग गए, ये तो कुछ बीमारियां तो 1-2 महीने में आराम आ जाता है, अगर उसको ठीक होते होते लंबा समय लगा तो वो भी एक फैक्टर है कि आप दवाई बहुत सावधानी से बंद करेंगे, छोटी उम्र में सावधानी से बंद करेंगे, या बीमारी के कुछ लक्षण बाकी हैं तब भी आप सावधानी से बंद करेंगे। पर अगर वो मरीज 4 साल से 1-2 महीने उसने बीमारी हुई, बिल्कुल ठीक हो गया, अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर रहे हैं, तो हम एक बार ज़रूर दवाई बंद करने का चांस लेंगे। लेकिन यह निर्धारण विशेषज्ञ के तरफ से दवा कितनी लेनी है, कब बंद करनी है, या क्या बदलाव और फॉलो अप्स पे जाते रहना है, देखते रहना है। आपको पता होना चाहिए बीमारी किस रूप में आई पहले, वैसे ही दोबारा आएगी, तो लक्षण समझ में आने चाहिए जी। तो ये वाला सेम प्रिंसिपल हम प्रेग्नेंट वुमेन पे भी करेंगे। अगर बीमारी छोटी उम्र में शुरू हो गई, बीमारी सिवियर है, बीमारी लंबे समय तक है, तो हम दवाई नहीं बंद कर सकते। पर अगर बीमारी जो है, जब मरीज़ थोड़ा ठीक हो गया, 25-30 साल की उम्र में हुई, या उसकी बीमारी छोटे जल्दी ठीक हो गई, तो हम बीमारी वो दवाई बंद करने का रिस्क ले सकते हैं फॉर 3 months, फर्स्ट 3 months। पर इसके बावजूद भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी देते रहते हैं। तो वो दवाइयाँ हम दे के, डॉक्टर के से पूछ के, वो आप उनके साथ उनके केयर में प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर बीमारी है और प्रेगनेंसी अनप्लान्ड हुई है तो भी उनकी केयर में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, जो सबसे डेंजरस पीरियड होता है जी, वो होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, उसमें बीमारी अगर ठीक भी है तो ख़राब होने का चांस है, नई बीमारी बनने का ज़्यादा चांस होता है, और बीमारी बढ़ जाने का भी चांस हो जाता है। तो वो जो 4 से 6 हफ्ते या 2 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं, उसमें हम पोस्टपार्टम इलनेसेस बढ़ जाती हैं। तो केयर जो है फैमिली को, उस वक्त केयर बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और दवाइयाँ हैं, लैक्टेशन में भी हम दवाइयाँ दे सकते हैं। जैसे लैक्टेशन में दवाइयाँ देने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ दवाइयाँ हम दे सकते हैं। तो दूध देने से, बच्चे को दूध देने से पहले आप दवाई खा लें, के बाद, मतलब पहले ब्रेस्ट फीड करवाया जाए, पहले ब्रेस्ट फीड कर लीजिए और उसके बाद दवा लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बेहतर यह होगा कि प्रेगनेंसी प्लान की जाए। अगर प्लान्ड नहीं है और प्रेगनेंसी हो गई है, गर्भधारण हो गया है, तो भी एक विशेषज्ञ के सुपरविजन में सुरक्षित प्रेगनेंसी हो सकती है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। परमजीत सिंह हमारे साथ हरियाणा से फोन लाइन पर। पूछिए सवाल परमजीत जी। मेरी उम्र 48 साल है जी, और मेरी शादी नहीं हो पाई, और
मैं दुकान पर काम कर रहा हूँ, मेरी दुकान 9 लॉस पे चल रही है, दुकान पर काम करने को दिल नहीं करता। डॉक्टर ने 20% स्किज़ोफ्रेनिया कहा हुआ है और डेल्फीटेक 100 नाम की गोली खाता हूँ। रात को सोते वक्त यदि गोली ना खाऊं तो मुझे घबराहट बहुत ज्यादा होने लग जाती है कई बार। सवेरे मैं प्रोटो 20 नाम का कैप्सूल खा रहा हूँ और डॉक्टर जितेंद्र अनेजा से टेलीफोन पर संपर्क में, वो चंडीगढ़ पीजे में होते थे, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया है कि शुगर, मुझे डायबिटीज और शुगर भी है और मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके बारे में सोचता हूँ कि मेरा क्या बनेगा, मेरी दुकानदारी का क्या बनेगा और मेरे मन में नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है। डॉक्टर ओम क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी घबराहट इनको होती है, दवा खा रहे हैं, लेकिन जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि डे टू डे लाइफ से जुड़ी समस्याएं और चिंताएं, पेरेंट्स हैं उनकी केयर कौन करेगा, इस तरह की चीजें भी परेशान कर रही हैं इनको। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था परमजीत जी, ये बीमारी में कभी कभी एंग्जाइटी हो सकता है, बेचैनी घबराहट हो सकता है और दिनचर्या करने में बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है। तो अगेन हम यही सलाह देंगे आपको, एक तो साइकियाट्रिस्ट या नहीं तो साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा फ्रीक्वेंटली मिलने के लिए कोशिश कीजिए। आपका दवाई थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं और एंग्जाइटी कम करने के लिए भी दवाई होता है और कई तरीका होता है एंग्जाइटी कम करने के लिए। आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको मदद कर सकती है। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी होता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होता है, जैसे मैडम ने बताया कि लाइफस्टाइल्स का ऊपर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, जैसे कि वॉकिंग में जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, बहुत सारे चीज़ होता है जिसकी वजह से हमारा एंग्जाइटी कम हो सकता है। और ये बीमारी में दवाई भी चालू रखना चाहिए और लाइफस्टाइल्स के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तभी आप थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हैं साहब जी। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से, कुछ और भ्रमों को करेंगे दूर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खिसते, तोड़ते, टूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्किज़ोफ्रेनिया के विषय में हम बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ। अब शुरू करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड। पहला सवाल डॉक्टर ममता आपसे, क्या ये एक मेंटल इलनेस है या ब्रेन डिसऑर्डर? ये एक मेंटल इलनेस है। क्या किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी ये रोग हो सकता है डॉक्टर ओम? बिल्कुल हो सकता है और इंटेलिजेंस का और इसका कुछ लेना देना नहीं है, किसी को भी हो सकता है। कम दिमाग जिसको है उनको भी हो सकता है, ज़्यादा दिमाग जिसके पास है उनको भी हो सकता है। इस रोग से क्या प्रभावित हो सकता है व्यक्ति की नींद, मेमोरी या बिहेवियर? डॉक्टर प्रेरणा। ऑल 3, सभी तीनों चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। किसको कितनी मात्रा में हो वो डिफर करता है। डॉक्टर ममता, क्या व्यक्ति को कुछ आवाज़ें सुनाई दें तो इसका मतलब है कि वो प्रिटेंड कर रहा है या भ्रमित हो रहा है? नहीं, उसको आवाज़ें अगर सुनाई दें, जब आसपास आवाज़ें ना हो तो हो सकता है उसे हेलुसिनेशंस हो। प्लस एक जो सबसे बड़ी बात ज़रूरी है, हमें नॉर्मल एक्सपीरियंसेस में भी लग सकता है कि पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, पर मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि साथ में बाकी सिम्टम्स भी होने चाहिए। राइट, तभी हम कहेंगे। डॉक्टर ओम, डायग्नोसिस कैसे होता है? कोई ब्रेन स्कैन या क्लिनिकल डायग्नोसिस? नहीं, ये बीमारी में कोई ऐसा क्लिनिकल मतलब स्कैन वगैरह जरूरी नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर लोगों से बात करना पड़ता है, हिस्ट्री लेना पड़ता है, परिवार से बात करना पड़ता है और एक साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट मिलके डायग्नोसिस बनाते। जी, क्या व्यक्ति सोशल विड्रॉल करता है, ऐसा सभी रोगियों में होगा डॉक्टर प्रेरणा? ज़्यादातर देखा गया है कि सोशल विड्रॉल होता है, क्योंकि इस बीमारी में सोशल स्किल डेफिसिट्स देखे गए हैं। तो अगर जिनको लंबे समय तक बीमारी है तो सोशल विड्रॉल संभव है।
क्या इलाज में यानी दवाएं लेने में देरी करनी चाहिए क्योंकि एडिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, दुष्प्रभाव ज़्यादा होंगे डॉक्टर ममता? नहीं, ये माना गया है कि हमें दवाई का इलाज जितनी जल्दी शुरू हो उतनी जल्दी मरीज़ ठीक होता है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस। तो रिसर्च में अगर पाया गया कि यही चीज़ है कि बीमारी का बिना इलाज का समय जितना कम किया जाएगा उतना बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। डॉक्टर ओम, क्या ऐसे रोगियों को मेंटल हॉस्पिटल में रखना ही एक बेहतर विकल्प है? बिल्कुल नहीं। पहले होता था एक ज़माने में जब अपने पास कोई दवाई ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी इस हालत में तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ओनली ओपीडी बेसिस में ट्रीट कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल में रखने का संभावना जरूर पड़ सकता है। डॉक्टर प्रेरणा, कितना इम्पोर्टेंट रोल है काउंसलिंग का, योग का, ध्यान का ऐसे रोगियों के लिए? साथ ही एक वाक्य में आपका संदेश। काउंसलिंग का 100%, योग और मेडिटेशन का मैं कहूँगी कि एक्यूट फेज जब डिजीज़ का होता है, शुरू में जब बहुत ज़्यादा साइंस और सिम्टम्स होते हैं, तो हमें मेडिसिन से उनको स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। और जब वो स्टेबलाइजेशन फेज़ में आ जाएं तो योग और मेडिटेशन हेल्पफुल हो सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव मेजर्स। लेकिन फर्स्ट इज़ 50% मेडिकेशन, 50% थेरेपी। एंड इन थेरेपी ये योगा और मेडिटेशन का कुछ हिस्से का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लाइन में मैं अगर मैसेज कहूँगी तो ऐसे रोगियों को हमारी दया और दुआ से ज़्यादा दिशा की ज़रूरत है। उनको एक डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है फ्रॉम आइसोलेशन टू इंक्लूजन। डॉक्टर ओम, क्या कहना चाहेंगे सभी व्यूअर्स के लिए जो इस रोग से घबराते हैं? इस बीमारी के बारे में एक सेंटेंस में अगर मैं इम्पोर्टेंस कहना चाहते हैं तो बेसिकली अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स। इसका मतलब यह है कि बीमारी को जल्दी पहचानना है, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना चाहिए ताकि बीमारी का लेटर प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। डॉक्टर ममता, आपका संदेश एक वाक्य में। मैं 2 वाक्य बोलूँगी कि बीमारी का लक्षण हम सबको समझ में आए हैं, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और नींद ना आना, बाकी सब लक्षण। इसका इलाज के 3 स्तंभ हैं, दवाइयाँ, अब साइको एजुकेशन, थेरेपी में साइको एजुकेशन कि बीमारी को अच्छे से समझ लेना, बीमारी के लक्षणों को समझ लेना, इसलिए कि दोबारा जब बीमारी आएगी वैसे ही आएगी। तीसरा, अपनी ज़िंदगी में अपने जो काम काज हैं उनमें सब में दोबारा से उन सबको शुरू करना और अपना फिजिकल हेल्थ को देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब 4। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सभी विशेषज्ञों का। तो आज हमने जान लिया है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक स्थिति है, एक डिसऑर्डर है, एक रोग है, इसलिए आवश्यक है कि इसका सही इलाज करवाया जाए। आप सही विशेषज्ञ के पास जाएं क्योंकि ऐसा करने से ही व्यक्ति को राहत मिल सकती है और जटिलताएं हो सकती हैं कम। जब हर रोज़ एक साइलेंट बैटल लड़ता है माइंड, तो सपोर्ट, केयर एंड ट्रीटमेंट से ही आप कर सकते हैं हीलिंग फाइंड। किसी व्यक्ति को जज करना नहीं बल्कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी को सिर्फ एम्पैथी या सिंपैथी नहीं, सही ट्रीटमेंट, सही केयर और सही सपोर्ट चाहिए। टोटल हेल्थ के माध्यम से सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी सेहत की सही देखभाल कीजिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।